स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। पाकिस्तान, एक वक्त था जब पाकिस्तान खुद को साउथ एशिया का स्ट्रैटेजिक पिवोट कहता था। आज वही पाकिस्तान 4 फ्रंट पे अलग अलग वॉर लड़ रहा है। आप समझ पाएंगे, ये एक वॉर सिर्फ डिप्लोमेटिक वॉर नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक बिट्रेयल है जो पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को फंड करके खुद ही खड़ा कर लिया है। चाहे वो खैबर पख्तूनवा के पहाड़ हो, चाहे वो बलूचिस्तान की रेत हो, चाहे वो अफगानिस्तान से भारत का हाथ मिलाना हो, या पाकिस्तान के अंदर लगी हुई आग और अपना खुद का फैलाया हुआ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अनरेस्ट हो, पाकिस्तान हर फ्रंट पे एक नई लड़ाई लड़ रहा है और जिसमें उसका हारना तय है। समझते हैं थोड़ा सा ज्योग्राफी और हिस्ट्री कि किस तरीके से पाकिस्तान इस 4 फ्रंट वॉर में फंस जाता है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत का दौरा करते हैं और भारत कहता है कि हम अब काबुल में बनाएंगे अब अपनी एम्बेसी, इंडिया एंड अफगानिस्तान आर कमिंग क्लोजर। इंडिया इज रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की आवाम को पता है कि भारत ने कितने पैसे ह्यूमैनिटेरियन एड में दिए हैं उनको, कितना ज़्यादा उनके एजुकेशन में, हेल्थ में $3 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट निवेश किया था वो अब इन 20 सालों में, तो उन आवाम को यह पता है कि भारत का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते हैं थोड़ा सा, पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन यानी कि एंट्री टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट, इस चीज का इस्तेमाल करता था चाइना के साथ भी। तो उसने चाइना के साथ भी एक बार्गेनिंग चिप रखी थी कि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से होता हुआ जाएगा, और बलोच उसके अगेंस्ट चला गया। बलोच ने वो सारे प्रोजेक्ट की लाइंस हटाना शुरू कर दी, जफर एक्सप्रेस में आग लगाना शुरू कर दिया। इस प्रोविंस में सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रोविंस है बलोच प्रोविंस, और वहां के लोग सबसे गरीब हैं, तो उनके अंदर एक भावनात्मक तरीके से आग लगती है कि हमें ना एजुकेशन मिल रही है, ना हेल्थ मिल रहा है, और बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने, उस आवाम ने आवाज उठाना शुरू किया पाकिस्तान से आजादी की तरफ, और उनको भी रिकॉग्निशन चाहिए। तो बलोच खुलेआम भारत का सपोर्ट मांगता रहा और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का सपोर्ट भी खुलेआम बलूचिस्तान ने किया। जब आप खैबर पख्तूनवा रीजन को देखेंगे, वहां पर बहुत पहाड़ी इलाके हैं, तंग जंगल है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, इस इलाके में, खैबर पख्तूनवा के इलाके में, वहां से ही शुरू होता है एक एरिया जहां से एंट्री मिल जाती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। तो वहां पर किसी प्रकार से वो एक टेरर आउटफिट को एक बफर स्टेट की तरह उन्होंने जन्म देने की कोशिश की, और जो बनता है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, TTP। ये एक रेडिकल आउटफिट किसने बनाया, पाकिस्तान ने। हम इसकी डिटेल को समझेंगे थोड़ा आगे जाकर के, और किस तरीके से वहां पर अफगानिस्तान में एक बफर स्टेट की तरह उन्होंने पाकिस्तान की ISI ने क्रिएट किया कि हम इसको रूल करते हैं, और उसके पीछे US का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था। तो पाकिस्तान अपनी इस स्ट्रैटेजिक मिलिट्री डिप्लोमेसी, जो कि डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी नहीं थी, उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। और यहां पर आप देखेंगे पोर्ट में एंट्री भी मिलती है, जहां पे आप देखेंगे चाइना ने बहुत निवेश भी किया है पोर्ट के लिए। तो समस्या शुरू कब होती है, जब पाकिस्तान ये भूलने लगता है कि वो चाइना के क्लोज है या USA के क्लोज है। वो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट चाहता था या फिर इंडिया से खुद 2 फ्रंट वॉर करने की कोशिश करता था। तो आज भारत 2 फ्रंट वॉर को निपटा चुका है अपने, और पाकिस्तान खुद 4 फ्रंट वॉर में फंस चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मेक्स ग्राउंड ब्रेकिंग विजिट टू इंडिया, और वो इंडिया को रिकॉग्नाइज करते हैं कि इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक टाइज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी अफगानिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान चाहता है आगे डेवलपमेंट ओरिएंटेड और पीस ओरिएंटेड पॉलिसीज के लिए। इंडिया अब तक बात नहीं कर पा रहा था तालिबान से, उसका स्टैंड बहुत क्लियर था। हमने देखा था जनवरी में 2021 में भी हमने किस तरीके से दुबई में एक मीटिंग होती है, उसके बाद अभी 2025 की मीटिंग में खुद जब वहां से अफगानिस्तान से भारत का विजिट होता है, तो ये एक वार्म वेलकम, Taliban Minister Mutaki gets warm welcome to meet Jaishankar on October 10th. This visit by Amir Khan Mutaki, the Taliban's acting foreign minister to New Delhi, एक नए रिश्ते की शुरुआत बता रहा है। एक न्यू डिप्लोमेटिक रिलेशंस काबुल के साथ हम स्टैब्लिश करेंगे, जो हामिद करजई के टाइम पे एक समय हुआ करता था, और भारत का बहुत ज़्यादा निवेश होता था उस तरफ। द फर्स्ट हाई लेवल तालिबान विजिट सिंस दे सीज्ड पावर इन 2021, तब से अब तक टू एंड फ्रो, आगे और पीछे रिलेशंस होते रहे हमारे
तालिबान के साथ या अफगानिस्तान के साथ। आप देखेंगे कि किस तरीके से टेक्निकल मिशन, हमने जो हमारा टेक्निकल मिशन था, जो वार्तालाप चल रही थी, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी चल रही थी अफगानिस्तान के साथ, उसको अपग्रेड किया और अब हम वहां पर एम्बेसी बनाएंगे। एम्बेसी बनाने का एक मतलब होता है, डिप्लोमेटिक मतलब होता है कि हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उस सरकार को। अब तक भारत रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था क्योंकि तालिबान जो है वो टेरर आउटफिट ग्रुप्स को प्रमोट कर रहा था। तो इंडिया ने अपनी कंसर्न जाहिर की कि हम डेवलपमेंट ओरिएंटेड हैं, और तालिबान ने भी क्लियर किया कि वो पाकिस्तान की हिपोक्रेसी को, डबल स्टैंडर्ड्स को समझता है। वो डबल स्टैंडर्ड क्या है, मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि तालिबान की शुरुआत कैसे होती है और पाकिस्तान के अगेंस्ट उसी की बंदूक चलना शुरू हो जाती है। By opening a dialogue with Taliban, India is playing a classic geopolitical card. ये जो geopolitical card है वो ये है कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। आज पाकिस्तान जो है वो तालिबान से दुश्मनी कर चुका है और तालिबान ये बात समझ रहा है, और तालिबान को पता है कि पाकिस्तान का एक ही मकसद है, वो है टेरर को बढ़ाना, और इंडिया इसके अगेंस्ट रहा है। तो अफगानिस्तान को पता है कि यस, इंडिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, और इंडिया और अफगानिस्तान में बातचीत शुरू हो चुकी है। एंगेज योर एनिमीज एली बिफोर योर एनिमी डज। समझते हैं ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट और अभी क्यों हो रही है। कारण इसका एक बहुत बड़ा मेजर ये है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। वहां पे लोगों के पास नौकरी नहीं है, जीडीपी ठप हो चुकी है, फॉरेक्स रिजर्व्स है नहीं, आईएमएफ से लोन मांगते हैं बेल आउट के लिए। तो उसमें उन्होंने देखा कि चाइना से जितनी मदद ले सकते थे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में और डिफेंस एंड मिलिट्री में ले चुके हैं। अब उनको फिर से पैसे की जरूरत है। केवल 3 महीने का राशन बचा है पाकिस्तान के पास अपने इंपोर्ट कवर को देने के लिए। तो उनको पता था कि यूएसए को प्लीज करना पड़ेगा या अपीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन्होंने यूएसए को ऑफर किया अपना एक पोर्ट, पासनी पोर्ट, जो ग्वादार के बिल्कुल पास है। आप देखेंगे जो ग्वादार के बिल्कुल पास में है, पासनी पोर्ट। अब यहां पर ये जो पासनी पोर्ट है, इसके पास ग्वादार है, ये चाइना बिल्ड कर रहा है। चाइना नहीं चाहता है कि उसके ट्रेड के सीक्रेट्स या ट्रेड कितने वॉल्यूम में हो रहा है, किस देश से हो रहा है, किस प्रकार की शिपिंग्स है, उस पर नजर रख सके यूएसए। और इस बात से चाइना बहुत नाखुश है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान की ये जो 2 फ्रंट वॉर के साथ, इंडिया का जो एक पाकिस्तान के साथ है हमारा फ्रंट, एक चाइना के साथ फ्रंट है, तो इसको एक साथ एंगेज करने की कोशिश कर रहा था। तो भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री विन है। चाइना के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एससीओ की समिट हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए भी थे, और चाइना ने ग्लोबल स्टेज पे बार बार बताया कि इंडिया हमारा एक इंपॉर्टेंट अलाई है। डिस्पाइट इंडिया उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट नहीं ज्वाइन करता है फिर भी। सो पॉइंट इज दिस, चाइना को बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, और वहां पर उसकी ग्रोथ के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया एंड चाइना टाइज आर नॉट जस्ट ऑन द इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक टाइज, बट ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भी हम अच्छे रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान चाइना से आइसोलेट होता है क्योंकि उसने ऑफर किया पासनी पोर्ट टू यूएसए। दैट मेक्स अ बिगर सेंस। तो चाइना को यह पता चल गया कि चाइना अब जो है पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकता है इतने आर्म्स एंड एमिनिशंस और पैसा देने के बाद भी। और यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस को भी हम थोड़ा समझेंगे, 1990s में जाना पड़ेगा उसके लिए। तो इसीलिए अभी तुरंत पाकिस्तान कॉर्नर्ड बाय चाइना। भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर में ही कॉर्नर कर दिया था, जो कि अभी भी जारी है ऑपरेशन सिंदूर। उसके साथ साथ अफगानिस्तान की जब मीटिंग होती है भारत से, तो आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से पाकिस्तान अब परेशान हो चुका है इस वार्म वेलकम के बाद कि इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस अच्छे होंगे, इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, और पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो चाइना की तरफ बढ़े, भारत से हाथ मिलाए, या फिर अफगानिस्तान से बात करे या यूएसए से बात करे। इसलिए उसके सामने एक स्थिति है जिसको हम कहते हैं 4 फ्रंट वॉर की सिचुएशन। अब आप देखिए चारों फ्रंट क्या क्या है, बहुत अच्छे से देखना जरूरी। ये है पाकिस्तान का मैप, ये है उनका सबसे बड़ा प्रोविंस बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में अब से नहीं, लास्ट 10 सालों से हम देख रहे हैं किस तरीके से एक प्रोटेस्ट की आग चल रही है। उनको उनके राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर उनका रिकॉग्निशन नहीं हो पा रहा है एज अ प्रोविंस, एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट फ्रॉम द पाकिस्तान। इस्लामाबाद बहुत कुछ कंट्रोल करता है अपने प्रोविंस के तरफ से लेकर के, चाहे आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर कहें, खैबर पख्तूनवा रीजन कहें, हर जगह का पैसा केवल इस्लामाबाद में इन्वेस्ट हो रहा है और रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। अफगानिस्तान के साथ उनकी एनिमिटी
थोड़ी पुरानी है, मैं इसको डिटेल में लेके जाऊंगा आपको। भारत के साथ आपको पता है कि ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स की स्ट्रैटेजी है और वो टेरर आउटफिट्स अलग अलग रास्ते से छुप करके आते हैं। पाकिस्तान ओपन फ्रंट पे तो वॉर कर ही नहीं सकता है, काबिलियत ही नहीं है अभी। सो पॉइंट इज, खैबर पख्तूनवा रीजन की एक कहानी है जो हमें समझनी पड़ेगी, जिसके थ्रू हमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन को डिकोड करना पड़ेगा। और अब इसलिए डिकोड करना इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि अफगानिस्तान इज क्लियर इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टैंड अगेंस्ट पाकिस्तान। वेस्टर्न फ्रंट, क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी फ्रॉम अफगानिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान अटैक्स एंड तालिबान का इनएक्शन। इंटरनल फ्रंट आप देखेंगे नॉर्थ एंड साउथ में है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट बलूचिस्तान, सेक्टेरियन वायलेंस विद सिटीज, उनके वहां पे वायलेंस भी चल रहे हैं बहुत सारे, और कांस्टेंट बॉर्डर टेंशंस विद इंडिया। जब आप मैप देखोगे तो यहां पर है अफगानिस्तान, ये है अफगानिस्तान। सो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट भारत के लिए हमेशा रहा है कि हम ईरान के थ्रू अफगानिस्तान में अपने अच्छे रिलेशंस बिल्ड करते रहे, और भारत ने चाबार पोर्ट ग्वादार के रिप्लाई में बहुत पहले बिल्ड करने की बात की है, और ईरान के साथ हमारे अच्छे टाइज रहे, ट्रेड रिलेशंस के लिए बहुत रहे। तो पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन की, उसके पास पोर्ट भी है और वो लैंड की कनेक्टिविटी टिल हिमालयाज है, तो यहां तक को बार्गेनिंग चिप की तरह, स्ट्रैटेजिक चिप की तरह यूज करता रहा कि नजर रखने के लिए अफगानिस्तान पर उसने यूएसए का साथ दिया, और यहां से पोर्ट की कनेक्टिविटी वो बार बार चाइना को देता रहा है। तो चाइना, पाकिस्तान की पोजीशन हमेशा फ्लिप फ्लॉप होती रही है। लेकिन अब क्या हुआ, उसके ये सारे कार्ड्स उल्टे पड़ गए हैं और हर फ्रंट पे एक नया वॉर अगेंस्ट इस्लामाबाद स्टार्ट हो चुका है। प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, आपको पता है वहां के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं, और वहां पर आपको पता है कि जो है बेसिकली खुद उनको बताया जाता है कि आप इंडिपेंडेंट पीओके हो, बट आपको सब कुछ रूल करेगा इस्लामाबाद। तो वो लोग चाहते हैं कि हमारा अपना रिप्रेजेंटेशन हो, जो वहां से रिफ्यूजीज गए हैं उनके लिए रिजर्व्ड सीट्स ना हो। इस प्रोटेस्ट को मैंने डिटेल में एक वीडियो में कवर किया, आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, या फिर और वीडियो में जाके देखोगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा क्या क्या वहां पे प्रॉब्लम्स थी, जिसको बार बार सप्रेस कर दिया जाता है। इस बार का ये प्रोटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो अपने आप को एक मिरर इमेज की तरह देख पा रहे हैं कि कैसे जब कश्मीर में आर्टिकल 370 हटता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहां पर डेवलपमेंट आती है, वहां पर टूरिज्म बढ़ता है, वहां पर निवेश, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, 60,000 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है वहां पर। तो इस चीज के लिए पाकिस्तान में ऑलरेडी एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसको बार बार दबाने की कोशिश की जाती है। अब हम आते हैं इस बात पर किस तरीके से अफगानिस्तान, जिसको भारत ने बहुत पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया तालिबान को, उसके पहले जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इंडिया हैड अ वेरी कॉर्डियल रिलेशंस विद देम। तो भारत अफगानिस्तान को एक काउंटर बैलेंस की तरह देखता है पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को। जो मैंने इन्फ्लुएंस बताने की कोशिश की आपको कि पाकिस्तान किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस बनाता रहता है, और उस इन्फ्लुएंस को एज अ चिप, एज अ कार्ड, जियोपॉलिटिकल कार्ड प्ले करने की कोशिश करता है, कभी टुवर्ड्स चाइना, कभी टुवर्ड्स यूएसए। उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है। सो वाइल द तालिबान सीकिंग इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, अभी तालिबान को पता है कि हमें एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चाहिए ताकि हम ट्रेड को बढ़ा सकें, हमारे वहां और देशों से पैसा निवेश हो सके। वो अपने आप को बताना चाहते हैं, वहां के फॉरेन मिनिस्टर से ये भी बात हुई कि आपका जितना ही पैसा इंडिया में इन्वेस्ट हुआ है बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। उनके पास मिनरल्स हैं, ऑयल्स हैं, नेचुरल गैस हैं, उसको भी एक्सप्लोर करने के लिए भारत को एक अच्छा मौका मिलता है। लेजिटिमेसी एंड ट्रेड सीज इंडिया एज अ यूजफुल पार्टनर हिस्टोरिकली। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, देखो लीडर्स के बीच में क्या बात हो रही है, दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल रिलेशंस। पीपल टू पीपल टाइज बहुत मैटर करता है। जो अफगानिस्तान के लोग हैं, चाहे वो क्रिकेट की डिप्लोमेसी हो, आपको पता है स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल्चरल डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे हैव वेरी गुड फीलिंग फॉर द इंडियन सिटीजन्स। तो इसकी वजह से भारत की एक बहुत अच्छी इमेज, जबकि आपको पता है सरकार पूरी बदल गई। आप जिसको हम तालिबान कहते थे कि एक हाईली टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी जब सरकार में आए तो उनको पता है कि इंडिया के साथ उनके अच्छे रिलेशंस होने चाहिए बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ना कि टेरर पे। इंडिया ने भी अपनी बात कही। इन सब चीजों के साथ अफगानिस्तान भारत के साथ आगे बढ़ रहा है। और इंडिया का एक इसमें इंपॉर्टेंट काउंटर बैलेंस का पॉइंट आता है कि पाकिस्तान को अब यह समझ में आने लगेगा कि इस 4 फ्रंट वॉर को जो उसने ओपन किया है, उसके पीछे की साजिश, उसके जो मोटिव थे, जो उसका मेंस रिया था इसके पीछे, वो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर गया। थोड़ा सा पीछे चलते हैं 1990s में और समझते हैं इस बात को इंपॉर्टेंट तरीके से, किस प्रकार से अफगानिस्तान जो है वो अब अगेंस्ट पाकिस्तान हो चुका है। ऐसा होता क्या है
कि जो अफगानिस्तान, जो तालिबान जिसके पीछे आईएसआई थी, खुद पाकिस्तान ने बनाया इस आइडियोलॉजी को, उसी को जन्म दिया और वहां पर इलेक्टेड सरकार को, काबुल को गिराने की पूरी कोशिश की, उसको समझते हैं। जब 1990s में अफगान वॉर के बाद सोवियत विड्रॉल होता है, अफगानिस्तान वॉज अ बैटलफील्ड ऑफ वॉरलॉर्ड्स। वहां पर वॉरलॉर्ड्स थे और वहां पर एक एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट नहीं हो पा रही थी, बड़ी मुश्किल थी सरकार बनाना। तो उस अपॉर्चुनिटी को पाकिस्तान ने देखा और पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना हम किसी आइडियोलॉजी को जन्म दें यहां पर। और पाकिस्तान ने वहां पर एक स्टेबिलिटी क्रिएट की, लेकिन उस स्टेबिलिटी के पीछे एक फसाड था। वो फसाड ये था कि उनकी मंशा कुछ और थी। वो चाहते थे कि एक पपेट्स बन जाएं हमारे, जिनको हम यूज करें गवर्न करने के लिए अफगानिस्तान को। सो इट बैक्ड द यंग पुरिटैनिकल मूवमेंट राइजिंग फ्रॉम कांधार, द तालिबान। तालिब का मतलब होता है एजुकेशन, स्टूडेंट्स की एक मूवमेंट थी, ठीक है, जो पढ़ के समझ करके अपनी बात को रखना चाहते थे। उसमें पाकिस्तान ने क्या किया, एक रेडिकल आउटफिट की आइडियोलॉजी को इंडोक्ट्रिनेट किया ताकि वो और ज्यादा रेडिकल बन सके अपनी बात को बताने के लिए, समझाने के लिए। तो तालिबान को उन्होंने ही फंडिंग दी, उन्होंने ही ट्रेनिंग दी आईएसआई ने, और यूज करने की कोशिश की जैसे वो स्ट्रिंग्स पुल करते रहे। 1996 तक ये होता है कि तालिबान स्टार्ट करने लगा काबुल को रूल करना। पाकिस्तान को लगा वाह बहुत अच्छी बात है, मेरी पहुंच बहुत आगे तक बढ़ गई है, अब तो मैं अफगानिस्तान को रूल करने लग गया हूं, अफगानिस्तान मेरे अंडर में है। सो अफगानिस्तान को रूल करने का मतलब यह होता है कि पाकिस्तान जो है अपने जो डिप्लोमेटिक कार्ड्स थे उसको और अच्छा प्ले कर सकता था यूएस के सामने, चाइना के सामने। और मैं बताऊं, इस सबको करते हुए आईएसआई के पीछे हाथ था यूएसए का। यूएसए चाहता था कि पाकिस्तान पावरफुल हो, पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट्स दिए, गन्स दी कि आप अफगानिस्तान को लीड करो। 1996 तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, यूएस को भी अच्छा लग रहा था, पाकिस्तान को भी अच्छा लग रहा था, एंड तालिबान को लग रहा था कि फॉर द इस्लामाइजेशन एंड इस्लामिक पर्पसेस के लिए पाकिस्तान हमेशा हमारा साथ देगा, आइडियोलॉजिकली हम दोनों अलाइंड हैं। बट तालिबान को यह नहीं पता था कि पाकिस्तान हमेशा आइडियोलॉजिकली अलाइंड नहीं रहने वाला है हमसे। जब 9/11 अटैक होता है 2001 में यूएसए पे, ट्विन टावर्स पे, तो यूएसए थरथरा जाता है। यूएसए ये सोचता है कि एक पाकिस्तान जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूं, उस पाकिस्तान के सपोर्ट से एक तालिबान टेरर आउटफिट हमारे यूएसए में अटैक कर देता है। और यूएस जैसी डेमोक्रेसी में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा परेशानी उठती है और वहाँ पर सवाल उठने लग जाते हैं कि अटैक हुआ कहाँ से। उसामा बिन लादेन, उनके आप बैक ट्रैक्स देखे गए तो पाकिस्तान में जब दिखाई दिया तो यूएसए ने कहा नाउ इज द टाइम फॉर पाकिस्तान टू चूज इट्स एलाई। वो हमारे साथ खड़ा होना चाहता है या अपनी आइडियोलॉजी के साथ जो तालिबान को बनाने में लगी उसके साथ खड़ा होना चाहता है। तभी वहां पर तालिबान को दिखता है दोहरा चेहरा पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान ने अपनी साइड चूज की यूएसए की तरफ, और पाकिस्तान यूएसए के कहने पर बार बार सैक्रिफाइस करता है, उनके बेस कैंप, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स, उनके लीडर्स को पकड़वाता रहता है और यूएसए काउंटिंग में दिखाता है कि हमने पाकिस्तान को किस तरह इस्तेमाल किया अपने बैकयार्ड की तरह। और डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाकिस्तान खुद एक्सपोज हो जाते हैं तालिबान के सामने। तालिबान को अच्छे से समझ में आने लगता है कि ये आइडियोलॉजिकली हमारे साथ नहीं, हमारा इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तो तालिबान्स हार्बरिंग ओसामा बिन लादेन फोर्स्ड पाकिस्तान टू स्विच द साइड्स। उसने साइड स्विच की ओवरनाइट फ्रॉम तालिबान्स स्पॉन्सर टू अमेरिकाज फ्रंट लाइन एलाई। और यहां पर जो है तालिबान को अच्छे से रियलाइज हो जाता है, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनता है खैबर पख्तूनवा रीजन में, जो नदर्न बॉर्डर्स हैं जहां पहाड़ और जंगल हैं, वहां पे ये चीज़ बात आ जाती है उन लोगों के अंदर कि पाकिस्तान हमारे साथ नहीं है, पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड है। और वहां से तहरीके तालिबान पाकिस्तान वॉज बॉर्न एज अ ग्रुप आइडियोलॉजिकली अलाइंड विथ अफगान तालिबान बट टर्निंग इट्स गन्स ऑन पाकिस्तान इटसेल्फ। और वहां से वो पाकिस्तान की तरफ अपनी बंदूक को मोड़ देते हैं और बार बार बंदूक चलती है पाकिस्तान के नागरिकों के ऊपर, उनके सोल्जर्स के ऊपर। आपको पता है लास्ट 5 सालों में 900 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे किसने हैं? तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने 900 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मार दिए। उन्होंने बहुत सारा अटैक किया, किताब भी लिखी गई है तहरीके तालिबान पाकिस्तान बाय अशोक के बहुरिया। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये अटैक बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है और पाकिस्तान को रियलाइज होता है कि एक अलग खतरा मंडरा रहा है उसके सामने नदर्न बॉर्डर से। पाकिस्तान तालिबान पेशावर स्कूल अटैक लीव्स 141 स्टूडेंट्स डेड।
स्टूडेंट्स को भी मार देते हैं। उनको इतनी नफरत हो जाती है पाकिस्तान से, वो जो रेडिकलिज्म पाकिस्तान ने ही सिखाई थी, जो तालीब जहां स्टूडेंट कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, वो लोग पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ही मार देते हैं। पुलिस ऑफिसर्स वर किल्ड। पेशावर स्कूल मैसेकर 2014 में होता है, 140 से ज्यादा बच्चे मारे जाते हैं। तो पाकिस्तान में वो एक पहले से प्रॉब्लम चलती आ रही होती है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अभी तक पूरा अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं कर पाया था। तालिबान पूरी तरह पहुंच नहीं पाई थी अफगानिस्तान में, ठीक है। तो ये जो इंसर्जेंसीज थी, अब जब उसके बाद आप देखते हैं कि अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस शुरू होता है, जब तालिबान उसको कैप्चर कर लेता है, तब पाकिस्तान बार बार आगे बढ़ता है कि हम इस पीस प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे। लेकिन तालिबान कहता है नहीं, इस पीस प्रोसेस को आप आगे लेके नहीं जा सकते हो, इसको हम खुद लेके जाएंगे। और इंडिया उस पीस प्रोसेस का पार्ट बनता है। हम कई बार डिस्कशन करते हैं, इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर था कि हम किसी टेरर आउटफिट के साथ टेबल पे नहीं बैठेंगे, और उन्होंने कहा कि हमारा काम है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, हम टेरर को नहीं लेके जाएंगे। इंडिया और अफगानिस्तान आज बात कर रहे हैं 2025 में, 2021 के बाद से 2025 में बात कर रहे हैं। ना सिर्फ बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स को मजबूत कर रहे हैं, एम्बेसीज बना रहे हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा के लेके चल रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जफर एक्सप्रेस की हाईजैक कर ली गई। कहां पे? बलूचिस्तान में। 200 पैसेंजर्स वर टेकन हॉस्टेज, वहां पर हॉस्टेज ले लिए गए 200 पैसेंजर्स को। और ये पहला अटैक नहीं है, इसके पहले भी अटैक हो चुका है, ये अभी रिसेंट अटैक की बात है। पाकिस्तान को ट्रेन बंद करनी पड़ी है, बलूचिस्तान के साथ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है। पाकिस्तान सिर्फ अपने ज्योग्राफी को बेचने में लगा है। उसको लग रहा है बलूचिस्तान के नीचे जो पासनी पोर्ट है वो हम यूएसए को दे देते हैं लीज पे, बेचना हुआ अपनी इकोनॉमी को सरवाइव करने के लिए। और बलोच जो बहुत रिच है मिनरल्स में, रिसोर्सेज में, पाकिस्तान उन रिसोर्सेज को भी, कॉपर माइंस को भी चाहता है कि यूएसए एक्सकवेट करके जाए, बस इस्लामाबाद तक पैसे पहुंचा दे। और इस बात को बलोच लिबरेशन आर्मी बहुत अच्छे से जानती है। किल्ड इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, हाउ पाकिस्तानी ट्रेन हाईजैकिंग, बार बार ये न्यूज़ आती रहती है, कितने सारे लोगों को हॉस्टेज ले लिया गया। इसकी वजह से जो बलोच लिबरेशन आर्मी है हैव कैरिड आउट सुसाइड बॉम्बिंग्स। उनको पता है कि हमारे पास बहुत अच्छे हथियार और ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन हमें सुसाइड बॉम्बिंग करनी पड़ेगी। ट्रेन हाईजैकिंग एंड अटैक्स ऑन चाइनीज प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, जिससे भी पाकिस्तान को मदद मिल रही हो हम उसको भी अटैक करेंगे। तो चाइना को भी ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट जैसी चीज की नहीं जा सकती है। चाइना भी केवल इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान का। तो बलोच की तरफ से जो अटैक आ रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, एक फ्रंट जो ओपन है, कॉन्स्टेंटली चलता आ रहा है, इस फ्रंट पे भी जीत दिखती नहीं है कि पाकिस्तान की हो पाएगी। बहुत जल्दी बलोच लिबरेशन आर्मी 2011 से लगी हुई है, इसको भी रिकॉग्निशन मिलेगा और ये अपने प्रोविंस को अलग देखेंगे, पाकिस्तान से बिल्कुल अलग देखेंगे। ओके, अनजस्ट बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान टुवर्ड्स बलोच, क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहां पर, इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और इनकी आवाम इतने बड़े प्रोविंस होने के बाद भी बहुत करीब है, तो इनका बहुत जायज़ है कहना। खैबर पख्तूनवा रीजन में आप देखोगे जो अब तक अटैक हो रहे थे इस रीजन में, खैबर पख्तूनवा रीजन में, वो बढ़ चुके हैं। सर्ज नियरली 60% इन 2 years, 2 सालों में 60% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सिर्फ पिछले ही महीने 11 सोल्जर्स वर किल्ड इन ओराकजाई in an ambush. Militancy surge in Pakistan kills 1,600 civilians and security forces. तो पाकिस्तान का नदर्न फ्रंट आप देख रहे हैं, बलोच वाला फ्रंट आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर इंसर्जेंसी बढ़ती जा रही है, हर तरफ से घेराव बढ़ता जा रहा है। और अफगानिस्तान अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ इंडिया के साथ जुड़ता जा रहा है। चाइना ने भी अपना गुस्सा जताया जब पासनी पोर्ट आपने देने की बात की यूएसए को। ऑपरेशन सिंदूर में मिली हुई भारत की जीत आज भी कायम है और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है जब तक पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे माफी नहीं मांगता है और ये क्लियरली नहीं कहता है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बंद करेगा। पहली बार जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, भारत ने इस चीज को अलग तरीके से इसलिए लिया, सिविलियंस पे अटैक, टूरिस्ट पे अटैक, तो कहीं ना कहीं भारत के जो कश्मीर में एक पीस प्रोसेस, हमने आर्टिकल 370 के बाद डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी की बात की, तो टूरिज्म को अटैक, सिविलियंस पे अटैक, कहीं ना कहीं कश्मीर की इकोनॉमी पे अटैक था। तो ये सिविलियंस भी समझे, उन्होंने सॉलिडारिटी दिखाई और उन्होंने जिस कश्मीर को पाकिस्तान ये समझाने की बात करता था कि आपकी अपनी आइडेंटिटी, जमहूरियत, ओके, आपकी अपनी आइडेंटिटी, इंसानियत,
वो कहां पर है उसको आप पाइए। उसको भारत ने दिखा दिया, डेमोक्रेसी के थ्रू मिलेगी। और उसको हटाने के लिए उन्होंने अटैक किया पहलगाम, जिसका जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया। और हर जगह पर, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का मंच हो, भारत ने पाकिस्तान का मुंह बंद किया और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। वंस पाकिस्तान सॉ अफगानिस्तान एज इट्स बैकयार्ड, वो बैकयार्ड की तरह देख रहे थे, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो रिस्क कर दिए हैं बिकमिंग द फ्रंट लाइन ऑफ chaos दैट वंस हेल्प्ड क्रिएट। तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, यूएसए ने हेल्प की और यूएसए के कहने पे ओसामा बिन लादेन को दे दिया पाकिस्तान ने, तो ये गलती बहुत बड़ी पड़ गई उनको। एक बिट्रेयल था, जिस बिट्रेयल की वजह से आज बलोच उनके अगेंस्ट है, जिस बिट्रेयल की वजह से आज खैबर पख्तूनवा के लोग उनके अगेंस्ट है, जिस बिट्रेयल की वजह से तालिबान उनके अगेंस्ट है। चाइना भी आज हंस रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि आपका समझ में ही नहीं आ रहा किस तरफ हो। और इंडिया ने तो दो टूक जवाब उनको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही दे दिया कि ये चीज कभी नहीं चलेगी। और भारत का रिश्ता अब अफगानिस्तान के साथ एक नया मोड़ लेता हुआ, इंडिया की जो इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट है, ट्रेड है, वो इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अफगानिस्तान एंड इंडिया आर राइटिंग न्यू चैप्टर इनटू देयर हिस्ट्री आफ्टर टेकन ओवर बाय द तालिबान। सो ये जो आप देख रहे हैं एक पुरानी फोटो है इलेक्टेड लीडर्स के साथ। अब आसिम मुनीर जो अपने न्यूक्लियर स्टेट का तमगा लेकर के गए थे यूएस में कहने के लिए कि भाई आपको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा, आज वो अपनी क्राइसिस को, इंटरनल क्राइसिस को किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, ये भारत भी बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया ने जो अपना टू फ्रंट वॉर का क्राइसिस है वो कितना डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के साथ रिजॉल्व किया, चाहे वो नेपाल में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे वो गालवान और चुशुल में हो चाइना के साथ, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हो पाकिस्तान के साथ, भारत ने उसको बहुत अच्छे से रिजॉल्व किया है। अब पाकिस्तान जो है एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पे बैठा है जहां पर खुद वो कभी भी खत्म हो सकता है। सो आप मुझे जरूर इस बात को डिटेल में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस पे। अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स। एक फास्ट ट्रैक बैच आ रहा है। अगर आपको 2026 में एग्जाम देना है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें टाइम की कई बार कमी होती है, हम वर्किंग होते हैं या लेट प्रिपरेशन शुरू की है, हम खुद से स्वाध्याय कर रहे होते हैं, बट हमें लास्ट मोमेंट पे रियलाइज होता है कि गाइडेड प्रिपरेशन की जरूरत है, सो दैट आई कैन इंश्योर दिस ईयर माई सिलेक्शन इज डन। सो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, आप सबको पता है दीपावली का त्यौहार आ रहा है, इसके लिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा। प्राइस स्टार्ट करता है 7,499 से। आपको यूज करना है कोड ART Live। बाय यूजिंग द कोड ART Live, सेल एंडिंग ऑन 11th October। सो जरूर इसका फायदा उठाइए एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।